हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त, बढ़िया। आज का जो अपना लेक्चर है वो बड़ा ही शानदार लेक्चर है। आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था, उस पेपर का अपन यहां करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। लैब असिस्टेंट की जो आपकी पहली जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी 2016 के अंदर, और उसके बाद में आपकी हुई थी 18 में, और फिर आपकी हुई थी 22 के अंदर। और अगर मैं आज बात करता हूं तो अभी आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसियों की कुछ घोषणा हुई है, आपको पता है। और बाकी गहलोत सरकार ने लगभग 1 लाख वैकेंसी की बात की है। तो जो आपकी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था उसमें लगभग 300 पोस्ट दे रखी थी, तो लगभग आपकी 1000-1200 पोस्ट फिर से आने वाली है। तो आप लोग अपनी लैब असिस्टेंट की तैयारी में जुट सकते हो। और आज हम यहां पर करने जा रहे हैं जो 2022 के अंदर जो आपका पेपर आया था, उस पेपर का हम यहां करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन के टिक नहीं लगाएंगे आंसर के, विथ सॉल्यूशन के साथ हर चीज को समझते हुए और पूरे पेपर को अपन सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि लैब असिस्टेंट का जो आपका पेपर है उसका लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 2016 के अंदर जो पेपर आया था उसका लेवल थोड़ा ज्यादा था, और 18 के अंदर मैं बात करता हूं तो वो थोड़ा उसका लेवल थोड़ा कम था, ठीक था, ठीक है। और 22 की अगर बात की जाती है तो 22 के अंदर आपके साइंस की मैं यहां बात कर रहा हूं, साइंस की मैं बात कर रहा हूं कि लैब असिस्टेंट 2022 के अंदर आपके 2 पेपर हुए थे, 2 पारियों में एग्जाम हुई थी, एक तो पहले दिन, एक थे नेक्स्ट डे, ठीक है। और 2016 व 18 की अगर मैं बात करता हूं तो उस टाइम आपका पेपर का सिस्टम अलग था, और 22 के अंदर जो पेपर का जो शेड्यूल था वो अलग था। 22 के अंदर आपके यहां साइंस का आपका फर्स्ट पारी में पेपर हुआ था, और जीके का आपका सेकेंड पारी में पेपर हुआ था, मतलब 2 पारी के अंदर आपके पेपर हुए थे। और 16 और 18 के अंदर केवल आपका एक पेपर था, ठीक है। तो ये आपके सामने यहां साइंस की मैं बात कर रहा हूं। साइंस के अंदर भी अपन बात कर रहे हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स का जो आपका पेपर आया था किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहां सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ सकते हो, ये देख सकते हो आप। ये आपका प्रवेश ईयर पेपर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो आपको दे रखा है। भाई क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखो, बोर्ड पे पढ़ो। पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग पूरा पेपर यहां समझ सकते हो, अपना लेवल भी जांच कर सकते हो कि एक स्रोत है 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट्ज सुनता है, तो यह कारण है। मतलब आपको यहां जो स्रोत है, जो सोर्स है, सोर्स की जो आपकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है आपकी एफ, या इसको मैं लिख सकता हूं एन से। किसकी मैं बात कर रहा हूं, सोर्स की, वो आपको दे रखी है यहां पर, कितनी दे रखी है, 400 हर्ट्ज दे रखी है भाई। किसकी दे रखी है, सोर्स की। फिर यहां बोला गया प्रेक्षक, मतलब आपका जो श्रोता है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे रखी है 390। कितनी दे रखी है भाई, 390 दे रखी है। और आपसे पूछा है कि निम्न में से क्या कारण है ऐसा कि सोर्स की जो ध्वनि है वो 400 हर्ट्ज है और सुनने वाला जो है वो 390 सुन पा रहा है, तो ऐसा क्या है। इस कंसेप्ट की अगर अपन बात करते हैं तो आप लोग समझो कि जो आपकी आवृत्ति होती है एनडेस, एनडेस का मतलब आभासी आवृत्ति। आप इसको समझो कि यहां पे मान लो कोई डीजे है, वो डीजे बज रहा है, और आप इससे मान लो 100 मीटर 200 मीटर दूर हो, ठीक है। अगर ये डीजे यहां खड़ा है, ऐसा अगर आप इस डीजे के पास में आ रहे हो तो क्लियर सी बात है, डीजे की जो साउंड जो बज रहा है, इसके पास आ रहे हो आप दूर से, तो आपको ज्यादा सुनाई देगी, यस या नो। अब आप इसको ऐसे समझो कि डीजे यहां बज रहा है, आप इसके पास खड़े हो, आपको डीजे की आवाज सुन रही है बहुत अच्छी। अगर आप इससे दूर जाओगे तो वैसे वैसे आपको ध्वनि कम सुनाई देगी, नहीं देगी। कहने का मतलब कि 2 प्रकार की यहां आवृत्ति है, एक तो है आभासी, एक आपकी कौन सी है, वास्तविक। डीजे जो बजा रहा है, डीजे जो आपकी आवृत्ति पैदा कर रहा है, वो कर रहा है आभासी, सॉरी वास्तविक। और आप जो सुन रहे हो वो कौन सी आपकी आभासी। अगर दूर जा रहे हो तो आपको डीजे की जो ये आवाज है कम सुनाई देगी, अगर आप पास आओगे तो ये बढ़ती हुई सुनाई देगी। मतलब यहां आपको दे रखा है 400 हर्ट्ज, इसका मतलब ये तो डीजे की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। क्या है भाई, ये वास्तविक आवृत्ति है, और आपको सुन रही है 390। इसका मतलब है कि आप इस डीजे से दूर जा रहे हो, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है। आप अपनी जगह स्थिर खड़े हो, डीजे आपके पास आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा। अगर डीजे पास आ रहा है
तो आपको आभासी आवृत्ति ज्यादा सुनाई देगी, बढ़ती हुई सुनाई देगी। अगर डीजे आपसे दूर जा रहा है तो आपको कम सुनाई देगी। मतलब दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो आपको समझना है, वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति। आप जो सुन रहे हो वो आभासी आवृत्ति है। डीजे के पास जाओगे तो आभासी आवृत्ति बढ़ेगी, डीजे से दूर जाओगे तो आभासी आवृत्ति घटेगी। या फिर आप स्थिर खड़े हो, डीजे आपसे दूर जा रहा है या आपके पास आ रहा है, पास आएगा तो आभासी आवृत्ति बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो आभासी आवृत्ति घट जाएगी। या कंडीशन और भी पॉसिबल है, दोनों पास भी आ सकते हैं, दोनों दूर भी जा सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत शायद आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और अपन इस पे डिस्कस करें। केवल आज अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, लेकिन विद सॉल्यूशन हर चीज को थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। यहां पहला ऑप्शन दे रखा, प्रेक्षक स्रोत की ओर गति कर रहा है। जो आपका ऑब्जेक्ट है, सुनने वाला है, वो सोर्स जो है, डीजे जो है, स्रोत उसकी ओर गति कर रहा है। अगर उसकी ओर गति करता तो उसको बढ़ते हुए सुनाई देती, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला, स्रोत प्रेक्षक की ओर गति कर रहा है, स्रोत प्रेक्षक की ओर गति कर रहा है, मतलब दोनों, या तो डीजे यहां खड़ा है, आप इससे दूर हो 100 मीटर, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है फिलहाल वो आपकी कौन सी है, वो आपकी आभासी है। आपके पास डीजे है या आप डीजे के पास जाओ तो आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन यहां तो क्या हो रही है, वो घट रही है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन दे रखा, प्रेक्षक स्रोत से दूर जा रहा है। जो आप जो सुन रहे हो वो आप डीजे से दूर जा रहे हो, दूर जाओगे तो आभासी आवृत्ति कम होगी। मतलब आप देख सकते हो, आप जो सुन रहे हो आभासी आवृत्ति है 390, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, सी आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा, सी। प्रेक्षक का कान दोषपूर्ण है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो तीसरा आंसर आपका इसमें आ जाएगा। आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया था। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, पढ़ सकते हो आप इस क्वेश्चन को, आपके पास पेपर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउस नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो बराबर होता है। मतलब गॉस जो लॉ, उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेट है इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू, मतलब कि जो आपका विद्युत जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स है वो किससे, एक बंद पृष्ठ से निकलता है तो कितना होता है। तो इसका आपको फॉर्मूला डायरेक्ट गॉस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। हम जानते हैं हमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल, हमें पूछा गया है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पूछा है। क्या पूछा आपको, आपसे पूछा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। और फ्लक्स जो होता है फाई बराबर वो होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भाई, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, ये गाउस के नियम से दिया गया। गाउस का जो नियम है वो केवल बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात करता है, ध्यान रखना है। गाउस का जो नियम है वो किसके लिए दिया जाता है, विद्युत फ्लक्स के लिए जाता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए दिया जाता है। किसके लिए, एक बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए दिया जाता है। कितना दिया जाता है, टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो आपके सामने यहां पर ये कोई क्लोज क्या है, एक बंद पृष्ठ है। क्या है भाई, ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का जो टोटल जो आवेश है वो सिग्मा क्यू है। कहां रखा है, निर्वात में रखा है, वैक्यूम में रखा है। तो आपका जो बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समेशन क्यू कुल आवेश है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल आवेश को जो लिखा जाता है समेशन क्यू इक्वल, वो लिखा जाता है Q1 प्लस का, Q2 प्लस का, Q3 प्लस का डेडेस। इसको सिंपल तरीके से जोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। आपका जो आवेश है ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लो इसके अंदर यहां एक आवेश रखा है, मान लो प्लस का Q, यहां रखा माइनस का 2Q, यहां रखा मान लो प्लस का कितना रखा है, प्लस का 3Q अंदर रखा है, ठीक है, तीनों अंदर रखे हुए। तो कुल आवेश कितना हुआ, 3Q प्लस का Q मतलब 4Q, ये माइनस का 2Q माइनस का 2Q कर दो तो आपके पास में जो आवेश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2Q आ जाएगा भाई। तो इस प्रकार से आपको टोटल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है। कितनी होती है, माइनस 12 होती है, 12 होती है भाई, ध्यान रखना है। कितनी होती है, 12 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका यूनिट भी आप लिख सकते हो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, क्योंकि ये वैल्यू आपको जैसे यहां आपको चार्ज दे देता, मान लो अब तो एक क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यहां आपको आवेश की वैल्यू दे दे और फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप डिवाइड करके काटापीटी कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल तरीके से पूछा है। बहुत आसान पेपर आया हुआ है 2022 का। तो अपना जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पे नहीं हो सकता, ये पे नहीं हो सकता, ये पे नहीं हो सकता, तो आ जाएगा Q अपॉन
आसान लोड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। दो आवेश हैं आपके पास, क्या है? दो चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं? दो चार्ज हैं। मान लो एक चार्ज तो रखा हुआ है Q1 और दूसरा जो चार्ज है वो है Q2। ठीक है, जब परिमाण में समान है भाई, परिमाण में क्या है? समान है, थोड़ा सा परिमाण में क्या, दोनों Q मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको? दोनों की बीच की दूरी दे रखी है आपको R। इनके बीच की दूरी R दे रखी है और इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो F है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका कूलम्ब्स जो लो होता है, F बराबर कितना होता है? F इक्वल होता है बेटा K Q1 Q2 बट्टा होता है R स्क्वायर। ध्यान रखना है, कूलम्ब्स लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन ही जाता है। F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। यहां दो समान परिमाण के आवेश R दूरी पर रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे F बल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आवेशों मतलब दोनों आवेश की बात कर रहा है, एक की नहीं कर रहा है। आवेशों को आधा कर दिया जाए, चलो आवेशों ने आधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी को दुगना कर दिया जाए, दूरी को दुगना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आपसे पूछा है। यहां समझो, यदि दोनों आवेशों को आधा, दोनों आवेशों ने आधा करना ही, तो दोनों आधा कर दो, कितना हो जाएगा? F डैश नया जो बल आएगा K। अब Q1 Q2 अपने पास में क्या है? Q तो Q का स्क्वायर, ये तो होगा। या मैं लिख दूं Q, इनको कर दो आप आधा आधा, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके भी नीचे की जो दूरी है वो कितनी कर दी? दूरी को दुगुना कर दो, तो यहां लिख देता हूं मैं 2R का स्क्वायर। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहा हूं इस तरीके से, आप समझो इस चीज को। F डैश जो आपके पास में आएगा वो आ जाएगा K Q का स्क्वायर अपॉन K Q इंटू Q स्क्वायर। 2 2 4 कहां आ गया? नीचे, 4 नीचे आ गया। और यहां लिखा है 2R का होल स्क्वायर, तो जाएगा 4R का स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा 4A और आपका आ जाएगा R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन देख सकते हैं F डैश जो आ गया वो आ गया K Q का स्क्वायर अपॉन 4 चौक 16 और R का स्क्वायर। एक बात समझो, यहां इसमें इस वाले फॉर्मूले में अपन इसको सही तरीके से क्या लिखे? यहां पर जो पहली जो कंडीशन आपको दी गई है, दो समान परिमाण के आवेशों R दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगा रहे हैं, मतलब कि यहां इसको मैं लिखूंगा तो कितना आएगा? K आएगा, Q का स्क्वायर आएगा अपॉन R का स्क्वायर। ये तो पहली कंडीशन के अनुसार फोर्स F इक्वल K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहां है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को लिखा जा सकता है F और अपॉन आ गया 16। बता ऐसा होगा या नहीं होगा? तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें आ जाएगा, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं F और बट्टे में 16 तो 16 आ गया, पहले का 1/16 गुना हो जाएगा भाई, मतलब डिक्रीज हो गया। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आप इसको देख सकते हो, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है भाई आपको? एक तो आपकी नाभिकीय ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी? आपकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा है, Eb, ठीक है। एक आपको दे रखा है द्रव्यमान क्षति डेल m में संबंध क्या है? तो सिंपल तरीके से अगर अपन देखें तो एनर्जी जो आपकी होती है डेल E इक्वल होता है डेल mc स्क्वायर। बेसिक जो फॉर्मूला होता है एनर्जी में और मास में, मतलब ऊर्जा में और द्रव्यमान में जो संबंध होता है बेटा वो यही होता है। क्या होता है? E इक्वल mc स्क्वायर होता है। अब यहां द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान में मतलब क्या कमी हुई है उसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। वैसे अच्छा है द्रव्यमान क्षति। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा मतलब ऊर्जा की बात कर रहा है, तो आपका जो रिलेशन बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह वाला आपका फर्स्ट दे रखा है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसमें ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर सोल्व कराऊंगा, पहले 22 का कराऊंगा, अभी ये 22 का चल रहा है। ये कौन सी पारी का ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक पारी और भी थी उसको भी अपन सोल्व करेंगे, 18 वाले को भी सोल्व करेंगे, 16 वाले को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है। तो मैं आपको बता दूं नाभिक की जो त्रिज्या होती है R प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1/3 के। तो यहां से लिखा जा सकता है R इक्वल R नोट a और a की पावर 1/3।
तो ये संबंध होता है, ये नाभिक की क्या यहाँ पर त्रिज्या है, ये आर नोट क्या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी होती है। तो यहाँ संबंध अपने को डायरेक्ट दिख रहा है, आर जो है प्रोपोर्शनल 1/3, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए। नाभिक की त्रिज्या ये होती है, तो त्रिज्या होती है, ये क्या है, ए, ये है द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ मास, द्रव्यमान संख्या के 1/3 के डायरेक्ट समानुपाती होता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं भाई इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक दिष्टकारी का उपयोग है, एक दिष्टकारी का उपयोग है। मुझे एक बात हो, आपके घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा नहीं कर रहा है। तो दिष्टकारी जो आपका होता है, जो आपकी दिष्टकारी है, ये बेटा एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में, किसमें करता है, एसी को डीसी में, और डीसी को एसी में कौन कर रहा है, आपका इन्वर्टर। तो यहां ये डायरेक्ट आपको आंसर पता लग रहा है कि एक दिष्टकारी का जो उपयोग है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आपको यहां समझना है, ठीक है ना। रेक्टिफायर जो आपका होता है, जो आपका रेक्टिफायर होता है, कौन होता है, रेक्टिफायर। जो आपका रेक्टिफायर है वो क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या कह रहा है, जैसे मैं यहां लिखता हूं आपको समझाने के लिए, एक बल आघूर्ण होता है टॉर्क, टॉर्क होता है बल आघूर्ण, इक्वल होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अच्छा है रिलेशन भाई। एक होता है आपका वेक्टर एल इक्वल वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये भी अच्छा रिलेशन है। और ये रिलेशन आपको पूछ रखा है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट पूछ रखा है, बहुत काम का है। एक होता है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टो बराबर होता है आई अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका एल बराबर आई ओमेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन बड़े काम के हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट। अब देखो इनको आप याद कैसे रख सकते हो, आप जानते हो कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर एम में होता है नहीं होता है, ए बराबर एम में, सब लोग जानते हो। अब ये गति कौन सी है, ये आपका घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन आपका। ये आपका कौन सा है, लीनियर मोशन, मतलब एक रेखीय गति है, ठीक है। F बराबर एम में, जो काम रेखीय गति में फोर्स करता है, मुझे यहां कोई वस्तु रखी हुई है, उसको यहां से वहां पहुंचाना है, तो उसको धक्का दूंगा, मतलब फोर्स लगाऊंगा। इसी वस्तु को अगर मुझे घुमाना है तो मुझे क्या चाहिए, टॉर्क। तो जो काम यहां F करता है वो काम यहां कौन करता है, टो करता है। बात को समझो, जो काम यहां M करता है, मास करता है, वो काम यहां कौन करता है, I करता है। यहां द्रव्यमान है M मास, और ये I आपका क्या है, जड़त्व गुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम M करता है वही काम कौन करता है, वहां पर I करता है। मतलब वो द्रव्यमान अगर ज्यादा हो, या बॉक्स संभाल लो, इसको यहां से वहां लेके जहां धकेलूंगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके मास को बढ़ा दूं तो मुझे जोर नहीं आएगा ले जाने में। तो वैसे ही जो I है वो जड़त्व गुण है, वो भी कोई वस्तु घुमाएंगे तो घुमाने में कितना जोर आएगा, कितना कष्ट होगा घुमाने में, वो I बताता है। जैसे एक सिलेंडर है, ऐसा ही मान लो सिलेंडर है, आप उसको ऐसे लेके जाते हो। अब किसी भाई साहब देखा ऐसे ले जाते हुए कि ऐसे लेके जा रहा है, क्यों, ऐसे जोर ज्यादा आएगा और ऐसे जोर कम आएगा। तो आई यही बताता है कि किसी वस्तु घुमाना है तो घुमाने में कितनी कष्ट होगी, कितना पीड़ा होगी आपको, वही बताता आई। ये आपका त्वरण है ए, एक्सेलरेशन। तो यहां जो त्वरण है वो कौन बन जाता है, आपका कोणीय त्वरण बन जाता है, ये आपको समझना है। एक आप जानते हो P बराबर आपका होता है mv, क्या होता है, P बराबर आपका mv होता है। तो जो काम m कर रहा है किसमें, रेखीय गति में, वो ये काम कौन करेगा आपका, कोई बात नहीं, कट गया, फिर से लिख लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है कई बार। देखो P बराबर क्या होता है, P बराबर मैंने लिखा था यहां पर mv, क्या लिखा था, P बराबर mv लिखा था। जो अब मैं यहां लिख सकता हूं L बराबर I ओमेगा, ये लिख रखा था ना मैंने। तो यहां आप समझ सकते हो कि जो काम रेखीय संवेग, ये तो रेखीय संवेग, ये कोणीय संवेग हो गया। तो जो ये तो रेखीय गति में, ये कोणीय गति में हो गया, कोई दिक्कत। ये m है तो यहां कौन बन गया I, ये v है, वेलोसिटी वेग, कौन सा है ये वेग, वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगा, यहां पर कोणीय वेग बन जाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। ये आपको समझना है। तो आपका जो संबंध है कोणीय संवेग दे रखा है, यहां इसने जे से रिप्रेजेंट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एल कर दो, जे कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, आर क्रॉस पी आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा, आर क्रॉस पी। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आर एल इक्वल आर इंटू पी, और इसको लिखा जा सकता है पी बराबर होता है, हम पढ़ा भी एमवी, तो इसको मैं लिख सकता हूं एमवीआर। तो ये भी आप लिख सकते हो एमवीआर। जो एल होता है कोणीय संवेग, वो एमवीआर होता है। काम की चीज है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, समझो फटाफट। ये दे रखा है किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, किसी ठोस गोले, कोई ठोस गोला है और उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा। किसकी बात कर रहा है भाई, ये कोणीय संवेग है और उसके सापेक्ष किसकी बात कर रहा है, जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, अभी जो अपन बात कर रहे थे। ठीक है, ये बात कर रहा है किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहा है। कहां गया जड़त्व आघूर्ण, इसकी बात कर रहा है। अब समझो, देखो गोला कैसा है, ठोस, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, देखो ध्यान से। ये गोला है, ठोस गोला, और ये मैं यहां एक अक्ष ले रहा हूं। क्या लिए मैंने, एक अक्ष ली। इस अक्ष पे इसको ओमेगा से क्या किया जा रहा है, गोले को घुमाया जा रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये इसकी ज्यामितीय अक्ष है, या इसको मैं व्यास भी कर सकता हूं, डायमीटर भी कह सकता हूं। ये इसकी ज्यामितीय अक्ष है, स्वयं की अक्ष है, इस पे घूमेगा अपने आप ही। घूमेगा नहीं घूमेगा, कोई भी अक्ष मान लो, ये थोड़ी है कैसे मान लो, वो अपने आप घूमेगा। गोला इधर भी लुढ़का दो उधर लुढ़क जाएगा। तो ये भी इसकी अक्ष है, ऐसे भी अक्ष है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, कैसे मान लो सारी अक्ष है। तो ये इसकी ज्यामितीय अक्ष है, इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर 2/5 m और r का स्क्वायर। m इसका मास है और r इसकी रेडियस है, ये आपको देखना है। अब हमें पूछा स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल। अब स्पर्श रेखीय अक्ष इसकी कौन सी मान सकता हूं मैं, जो इसको स्पर्श करते हुए जा, इसको स्पर्श करती हुई जाए। तो इसका मतलब हमें पूछा इसके सापेक्ष, अगर इसके सापेक्ष इसको घुमाया जाए तब आपका I क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है I बराबर m r का स्क्वायर प्लस जो ज्यामिति जो अक्ष इसकी जो आपको दे रखी है वैल्यू, प्लस ये एम आर स्क्वायर, m इसका मास है, r इसकी रेडियस है। सॉरी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर फॉर्मूला जो होता है वो होता है I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस का md स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है भाई, I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस का md स्क्वायर। m तो इस बॉडी का मास है और d जो दे रखा है ना, ये दोनों जो पैरेलल जो एक्स है, जो समानांतर एक्स है, क्योंकि ये समानांतर प्रमेय, जो समानांतर जो एक्स है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी, यहां पर r कितनी है भाई, ये दूरी r है। तो d का मान तो आ गया r के बराबर आ गया, d का मान किसके बराबर आ गया, r के बराबर। यहां तो r आ जाएगा, इसका मास m है, तो ये बन गया आपका mr स्क्वायर। क्या बन गया, mr स्क्वायर प्लस अब I सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान से देखो, ये जो अक्ष है किससे गुजर रही है, ये बेटा सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है। किससे गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से। तो इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है, 2/5 mr स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहां लिख देंगे 2/5 mr का स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर ऐड करेंगे। 2/5 mr स्क्वायर में mr स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 7/5 mr स्क्वायर। तो आपको आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें थर्ड वाला आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला। आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट 9 का। 9 की बड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया सॉरी प्रयुक्त की जाती है। निम्न में से निरंतर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसकी बात कर रहा है भाई, जो कंट्रोल हो सके, जो कंट्रोल आपकी जो चेन जो रिएक्शन है उसकी बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी नाभिक की जो भट्ठी होती है, ठीक है, नाभिक की जो भट्ठी होती है, नाभिक के जो रिएक्टर आपके सामने है, ये बेटा किस पे बेस्ड होती है, ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर बेस्ड होती है। ठीक है ना, जो आपकी नाभिकीय जो भट्ठी है, जो आपका नाभिकीय जो रिएक्टर जो आपका है, ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर ही क्या करती है, कार्य करती है। तो यहां से जो आपका आंसर है वो डायरेक्ट आपको मिल गया। नाभिकीय बंधन कोई मतलब नहीं है, नाभिकीय बम कोई मतलब नहीं है, पीपी चक्कर कोई मतलब नहीं। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, डायरेक्ट नाभिकीय भट्ठी, नाभिकीय रिएक्टर। ये किस पे बेस्ड होती है, नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया। दो प्रकार की आपकी रिएक्शन होती है। एक तो कौन सी होती है, विखंडन, एक संलयन। विखंडन का मतलब क्या होता है कि एक मान लो भारी नाभिक है, वो क्या हो गया, दो हल्के नाभिक में टूट गया तो विखंडित हो गया। ठीक है ना, परमाणु बम। और दो हल्के नाभिक मिल गए और एक भारी नाभिक का निर्माण कर दिया तो नाभिकीय संलयन। जुड़ना तो हो गया संलयन और खिंडना हो गया आपका विखंडन। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। अब हाइड्रोजन बम परमाणु बम की मैं अगर बात करता हूं तो हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है इसकी तुलना में, परमाणु बम की तुलना में। तो ये कंसेप्ट भी अपन पढ़ेंगे, इस टाइम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पूछ लिए भाई, इस बार छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए। ये एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, बंधक क्षेत्र में, अभी मतलब मजा ले अपना। देखो
देखो भाई, बंजक क्षेत्र में जेनर डायोड का व्यवहार, किस क्षेत्र में, जो ब्रेकडाउन रीजन जो है उसके अंदर जेनर डायोड जो है उसका वेव कैसा है। तो आपको मैं बता दूं, जो जेनर जो डायोड आपका है और अब बंजक क्षेत्र की बात की जाती है तो बेटा वहां पर आपका जो वोल्टेज जो होता है ना वो क्या होता है, आपका नियत है। तो नियत वोल्टेज स्रोत पर क्या करता है, वो कार्य करता है। आपका जो वोल्टेज है वो क्या होता है, वहां पर नियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल सा था, वो ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझने वाले समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या दे रखा है फटाफट समझते देखो। इसमें क्या बोला गया आपको, दो द्रव ए व बी। पहले आप दो द्रव ले लो, एक तो ले लो ए और एक ले लो आप बी। दो द्रव आपके सामने, कितने द्रव हैं, लिक्विड है दो, ए और बी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहा है, इस प्रकार है कि बी से, मतलब बी से ए का प्रश्न, मतलब ए की बात कर रहा है, ए का प्रश्न मतलब सरफेस टेंशन आधा, किससे, ए की बता रहा है, किससे बता रहा है, बी से। मतलब बी का सरफेस टेंशन प्रश्न टी है तो ए का कितना, T/2 है। आगे पढ़ो, वह घनत्व व डेंसिटी दुगनी, मतलब इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी कितनी है, 2 रो है। बस ये समझना, कुछ नहीं करना। यदि द्रव ए केशिका नलिका, ठीक है ना, केशिका नलिका नली में यदि द्रव ए केशिका नली में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, मतलब ए की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो समान केशिका नली में द्रव बी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, मतलब हमें इसमें पूछा है एच का मान, और समान दी है, दोनों की जो रेडियस है वो क्या रहेगी, सेम। अच्छा, केशिका नलिका होती कैसी है, कुछ इस प्रकार की होती है भाई, कुछ इस प्रकार की, जिसकी रेडियस कितनी है, आर दे रखी है। ये केश नलिका एक प्रकार की, ठीक है ना, ट्यूब है ये, क्या ये, ट्यूब, केश नलिका। इसमें मतलब पानी कितना चढ़ेगा, इस केस नलिका को किसी द्रव में डुबाए। अब द्रव कैसा, एक तो आपके पास में ए द्रव है, एक आपके पास में बी द्रव है, दो आपके पास लिक्विड है, और दोनों के अंदर अगर डुबाओगे तो पानी कितना चढ़ेगा। तो हमें ए की कंडीशन दे रखी है 2 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, तो बी में कितना चढ़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं यहां पर, देखो अब यहां सोल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है H बराबर 2t cos थीटा बाई रो जी आर, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है आपके सामने। अब इस पे अपन डिस्कस करते हैं, देखो इस पे डिस्कस करते हैं तो दोनों की आर सेम है और जी भी क्या हो जाएगा आपका यहां पर सेम ही हो जाएगा भाई, जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो बात को, देखो हमें पहले एक की बात कर लेते, निकालना बी का फिर निकाल लेंगे। तो यहां मैं एच की जगह लिख सकता हूं 2, ठीक है, एक ए वाली बात कर रहा हूं मैं, ये 2 ऐसा कैसा, टी कितना दे रखा है उसमें, टी दे रखा है T/2, तो T/2 रख दो, इंटू कोस थीटा, कोस थीटा हमें नहीं दिया तो कोस थीटा अपॉन रो कितना दे रखा है, रो दे रखा है 2 रो इंटू जी इंटू आपका आ जाएगा आर। मतलब यहां से आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, किसकी निकाल लो, इस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं लिख देता हूं, कोस थीटा इक्वल आपके सामने आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 रो जी आर अपॉन कितना आ जाएगा, टी, केवल टी आ जाएगा, ठीक है। ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। क्यों किया ऐसा, हमें निकालना बी की हाइट है, तो बी की हाइट निकालेंगे तो एच बराबर 2t कोस थीटा अपॉन रो और जी और आर, ये फॉर्मूला आपके सामने बनना है। चलो दोनों को कंपेयर करते हैं, ये एच मान लो, बी वाले को क्या मान लो एच डैश, तो एच डैश कितना आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू उठा के वहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2t और अपॉन में आपका है रो जी आर, और कोस थीटा की जो वैल्यू आपको दे रखी है 4 दे रखी है, और कितनी दे रखी है भाई, रो जी आर अपॉन टी, मैं यहां लिख सकता हूं 4 रो जी आर अपॉन टी, टी से टी कट गया, रो जी आर से रो जी आर गया, 4 दूनी 8 है, मतलब आपके पास में जो आंसर आया वो आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। आप इसको देख सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आंसर देखते कौन सा आ जाएगा, अच्छा मीटर में दे रखा है भाई, आंसर दे रखा है मीटर में, तो आप इसको 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करते ही ये एक बिंदु या बिंदु लगा के यहां पॉइंट आ जाएगा 0.8, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो आज गुरु जी चला ही नहीं आ रही है ये कैमरा ना, कैमरा ये सही नहीं हुआ तो उस चक्कर में मतलब आधे घंटे तो लेट वैसे ही हो गया। हाँ
सही नहीं, मुकेश जो बुलाया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यंग की द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? तो फ्रिंज चौड़ाई का मान आपसे पूछा गया है, जो आपका यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर आपसे पूछा कि किस कलर की जो आपकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी मिनिमम, किस कलर की। तो मैं आपको बता दूं फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है भाई। ये आपके सामने फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार का, ये आपका सोर्स है और फिर यहां पे क्या किया गया इस प्रकार से, और ये यहां पर क्या किया जाता है, दो स्लिट ली जाती है, एक S1 ली जाती है, एक S2 ली जाती है, और इससे D दूरी पर, सॉरी कैपिटल D दूरी पर ये आपका यहां पर्दा लगा होता है जिसपे हमें क्या मिलती है, फ्रिंज मिलती है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, कैपिटल D, और इनके बीच की जो दूरी आपको दिख रही है कितनी होती है, स्मॉल d होती है। तो यहां जो फ्रिंज मिल रही है तो उसकी फ्रिंज जो चौड़ाई है उसका फॉर्मूला बेटा ये होता है आपके सामने लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हमें पूछा गया है फ्रिंज की चौड़ाई किस कलर के लिए न्यूनतम, तो अपन कह सकते हैं कि जो बीटा है वो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट लेमडा ही कर दो या नहीं कर दो, क्योंकि अपने पास में 7 कलर हैं। कैसे कलर हैं, यही होते हैं कि देखो ना गड़बड़ तो नहीं लिख दी है, विव गयोर वॉयलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है किसकी, रेड की होती है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, लेमडा की, और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है वॉयलेट की। किसकी होती है, वॉयलेट की। तो सबसे कम अगर लेमडा करेंगे तो फिर आपकी जो फ्रिंज चौड़ाई वो भी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, नहीं आएगी। लेमडा कम होगा तो बीटा भी मतलब फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, कम होगी। इसका लेमडा सबसे कम किसका है, वॉयलेट का। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बैंगनी आ जाएगा, वॉयलेट मतलब बैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच का कोण। अब बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब कंपन तल और ध्रुवण तल की अगर बात करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है 90 होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ इस पे अपन करेंगे डिस्कस। ये आपको डायरेक्ट यहां क्वेश्चन पूछ रखे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां पर 90 आ जाएगा भाई। कंपन तल और ध्रुवण तल, अध्रुवित प्रकाश जो होता है उसको क्रिस्टल पर डालते हैं तो ध्रुवित प्रकाश को अलग कर देता है, ठीक है ना। और कंपन तल जो होता है, ध्रुवित तल होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के, कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एंगल कितना आ जाएगा, 90। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस भी कर लेंगे अपन इस चैप्टर पे, कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है तो उसे दिखाई देगा मतलब नीचे दे रखा है ऑप्शन से देखे थे, समझो उसको कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा उस पर डिस्कस कर रहा है। तो जो सूक्ष्म जो आपकी दर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, माइक्रो जो स्कोप आपका है वो हो, जो आपकी सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। वो ये क्या कर देता है, उनको बड़ी कर देता है। किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। इस प्रकार से किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। और ये इसकी फोकस दूरी भी कम मानी जाती है। ये यहां पर क्या है आपका ऑप्टिकल जो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लो यहां पर आपका F है, इधर मान लो पीछे कोण आपका 2F है, ठीक है। तो यहां कौन रखी जाती है, आपकी वस्तु रखी जाती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बात को समझो, ये आपका यहां पर F है, इससे लाइट रे ऐसे आई और किससे गुजरेगी, F से गुजरेगी। एक को मैं निकाल सकता हूं किससे, इस ऑप्टिकल सेंटर से निकाल सकता हूं। आप दोनों को देखो, दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हो रही है, धीरे धीरे दूर हो रही है। इसका मतलब आगे तो ये मिलनी है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ा देंगे, इसको पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है भाई। इसको क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे पीछे बढ़ाता हूं और ये ऐसे बढ़ जाएगी। तो आप ध्यान से देखोगे क्या, यही कहीं ना कहीं जाके क्या हो रही है, मिल रही है। मतलब जो आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काफी बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा। तो पहली बात तो उल्टे वाले को तो छोड़ दो, इनको तो हटा दो। अब बच्चे अपने पास ऑप्शन में दो सीधा वाला। अब सीधा तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक बन रहा है या आभासी, क्योंकि दो पीछे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मतलब फिर आपका कौन सा आएगा, आभासी। सीधा होगा और आभासी, आवर्तित प्रतिबिंब। तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दोलक की कुल ऊर्जा। अब ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, दोलक की कुल ऊर्जा। एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, बड़ा ही काम का, देखो ध्यान से।
ये बड़ा काम का डायग्राम है, ये आपका दोलक यहां है, इसका मास m है, ये इसकी साम्य अवस्था है, मीन पोजीशन है। कौन सी अवस्था है? साम्य अवस्था, मीन पोजीशन है, जहां अक्ष की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और ये दोलन कर रहा है, मान लो ये यहां पहुंच गया, जिसको बोलूंगा मैं x बराबर हो जाएगा आपका a। क्या आपका यहां पर आयाम में एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको समझना, ये यहां रस्सी से एक गोला लटका रखा है, उसको मैंने यहां छोड़ा, वो ऐसे ऐसे करेगा नहीं करेगा, ऐसे करेगा नहीं करेगा, यहां छोड़ा है, वो स्पीड से दौड़ा हो आएगा, दौड़ता आएगा, ये इसकी मीन पोजीशन, इससे आगे भी निकलेगा तो इधर भी जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे सम करेगा। आप यहां समझना कि आपको ये समझना है, इसको यहां छोड़ा तो इसको इधर कौन लेके आया? कोई ना कोई फोर्स, मतलब इसको इधर कौन लेके आएगा? कोई ना कोई फोर्स, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल बोलते हैं। जब ये स्पीड से आएगा और इससे आगे भी निकलेगा, स्पीड होगी तो ये यहां भी पहुंचेगा, तो फिर इसको वापस इधर कौन लेके जाएगा? मतलब F। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऐसे लगता है, मीन पोजीशन की ओर लगता है। क्लियर है? अच्छा, ये यहां से दौड़ता हुआ आएगा, क्यों? क्योंकि F इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। जब ये इस मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी क्या? नहीं, मतलब जैसे ये इधर आएगा इसकी स्पीड बढ़ रही थी, जैसे मीन पोजीशन में आएगा फोर्स का मान 0 हो जाएगा, मतलब मीन पोजीशन में जो फोर्स है ना वो काम नहीं करेगा, रिस्टोरिंग वो 0 है। क्योंकि होता कितना है? ये होता है F इक्वल होता है माइनस का kx। कितना होता है? माइनस का kx। ठीक है, k यहाँ कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल, F यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब प्रत्यानयन बल, x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे इधर आया, यहां इसकी स्पीड, यहां तक इसकी स्पीड को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इधर खिसकेगा फोर्स ऐसे काम करेगा, ये इधर खिसकते ही ऐसे फोर्स काम करेगा, मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसके अपोजिट। अब इसकी स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा, यहां क्या कर देगा? 0। मतलब यहां वेलोसिटी क्या होगी? इसकी 0। यहां भी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी 0। लेकिन इस कंडीशन में बात करूं तो v क्या होगी? आपकी मैक्सिमम होगी, ये आपको समझना है। ठीक है, यहां इसकी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसके पास दो चीज है, एक तो इसकी पोजीशन मतलब स्थिति, और एक इसकी स्पीड, दो चीज है। तो इसलिए इसके पास दो प्रकार की एनर्जी है, एक तो स्थितिज ऊर्जा है और एक गतिज ऊर्जा है। दोनों का अगर अपन योग करते हैं तो अपने पास जो कुल जो एनर्जी जो बनती है वो बनती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और कैपिटल A स्क्वायर। ए आपका एम्पलीट्यूड आयाम है और ओमेगा आपकी यहां कोणीय आवृत्ति, m यहां मास है, ये आपकी कुल ऊर्जा है। स्थितिज प्लस गतिज, इसके ऊपर डिस्कस अपन और करेंगे, अभी इतना ही। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसमें ये वाला आ जाएगा। ठीक है, मैंने ए लिखा, इसने ए लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से, एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है। एक लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है भाई, झूला झूल रही है, कोई दिक्कत, झूल रही है। अच्छा, क्या कहा गया भाई? चलो झूलने दो लड़की को, झूला कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह लड़की खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार से परिवर्तित होगा? पहले लड़की बैठी थी, फिर लड़की खड़ी हो गई, मतलब आप ये सेंटर देखो, ये सेंटर देखो, बैठी थी नीचे, खड़ी हो जाएगी तो ये सेंटर ऊपर आ जाएगा। मतलब जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर 2 पाई अंडर द रूट में L बाई G, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां T प्रोपोर्शनल किसके है? रूट में L के है। कंसेप्ट बड़ा ही काम का है, T प्रोपोर्शनल रूट में L। लड़की बैठी थी तो मतलब ये जो आपकी है, लड़की यहां बैठी है तो अभी आपकी L ये वाली है। ठीक है, लड़की खड़ी हो जाएगी तो फिर लड़की पहुंच गई यहां पर, तो L क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सेंटर जो आपको दिख रहा है, जैसे खड़ी होगी तो L डिक्रीज, और L अगर डिक्रीज होगी तो T भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ज्यादा डिस्कस नहीं करा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा नहीं, आवर्तकाल अपरिवर्तित नहीं, आवर्तकाल कम हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका C वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर है रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। पाने दो क्या दे रखा है? दो सरल आवर्त गति निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। दो सरल आवर्त जो गति है वो निम्न समीकरण से दी जाती है। अपन देख सकते हैं क्या है वो दो समीकरण, ये रहे आपके सामने दो समीकरण। ये आपके सामने यहां देखो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। देखो क्या समझेंगे, दिख रहा है कि अभी? पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले एक बार थोड़ा देख लो आप। ठीक है, देखो एक तो दे रखा है y1 जो आपके सामने ये है, एक दे रखा y2 वो आपके सामने ये है। अब पूछा क्या है? दे रखा y1 ये y2 एक कण 1 के वेग का कालांतर, कण 1 के वेग का कालांतर है कण
टू के वेग के सापेक्ष है, मतलब फर्स्ट का कालांतर पूछा है सेकंड के सापेक्ष। बात भी किसकी कर रहा है? वेलोसिटी कर रहा है, वेग की कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी कर रहा है, वेग की बात कर रहा है। तो आपको तो यहां क्या डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो पहले आपको इनके आउटलाइन करने पड़ेंगे, इनका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको करना पड़ेगा। तो कर दो, इसका करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा dy अपॉन dt, मतलब वो बन जाएगा आपका v1 इक्वल मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? साइन का होता है कोस, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं कोस, और अंदर इसके दे रखा है पाई। आज बोर्ड को जगह बिल्कुल कम लग रही है, पाई टी, और आ जाएगा प्लस का, सॉरी 100 भी है क्या? देखो ये भाई आपके सामने, आपने शायद देख लिया होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा इसको छोटा करूंगा ताकि लिखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। देखो अब बात करते हैं, ये पहले वाला ये रहा, इसको लिखूंगा वो बन जाएगा v1 इक्वल कितना आ जाएगा? ये जो साइन का हो जाएगा कोस, कोस 100 पाई टी और प्लस का पाई बाई 3, और इसके मल्टीप्लाई में कितना है? 0.1, तो 0.1 भी तो रहेगा यहाँ पर, वो 0.1 भी रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ साइन का अगर करते हैं, साइन थीटा जो होता है उसका अवकलन करते हैं वो होता है कोस थीटा, तो कोस आ गया, थीटा ऐसा कैसा आ गया, और मल्टीप्लाई में जो 0.1 था वो तो बेचारा यही रहे, कहां जाएगा? अच्छा किसके सापेक्ष किया था? टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां अपने पास में फिर इसका करेंगे 100 पाई टी का, 100 पाई टी का करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में फिर यहां और क्या आ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में 100 पाई भी आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये अपने पास में v1 आ गया, कौन आ गया? v1। ऐसे v2 निकाल लो, तो v2 निकाल लेंगे तो वो भी क्या होगा? इसका करेंगे dy2 अपॉन dt, तो यहां आपके पास में कोस है, कोस का करोगे तो क्या बन जाएगा? साइन, तो मैं लिख सकता हूं साइन पाई टी, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा, साइन माइनस का आता है भाई, तो यहां पर क्या लगेगा? माइनस है। इसके मल्टीप्लाई में 0.1 है, तो मैं यहां इसके मल्टीप्लाई में 0.1 भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करेंगे पाई टी का, किसका करेंगे? इस पाई टी का, तो पाई भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पाई भी लगा, तो ये माइनस का है। इन्हें थोड़ा सिंपल तरीका में लिखूं तो थे इन्हें लिख सकूं मैं v1 इक्वल, जो भी यहां वैल्यू है कुछ भी है मान लो, मैं इसको लिख रहा हूं कोस, और ये आपका हो गया 100 पाई और प्लस का पाई टी और प्लस का आ गया पाई बाई 3, और v2 को मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां कोई ना कोई वैल्यू है जो आपको दिख रही है, और ये लिखा गया साइन पाई टी, किसका? लेकिन ये माइनस का है भाई। अब आपको अगर फेज देखना है, कलांतर देखना, उसके लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बड़ी ही काम की है, बहुत आसान है। अगर आप इसको मेथड से करने लग जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएगी। मेथड से कैसे करते हैं? यहां कोस है तो फिर यहां भी कोस चाहिए, यहां साइन है तो फिर वहां पे साइन चाहिए, मतलब दोनों जगह जो है या तो साइन में रखो या कोस में रखो। ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस ही होना चाहिए। यहां तो कोई ना कोई वैल्यू है भाई, यहां भी कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन ये किस में है? ये माइनस में है। मैं बोल रहा हूं आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, कि मतलब यहां कोई वैल्यू मान लो उसको मैंने a1 कह दिया, यहां कोई वैल्यू उसको मैंने a2 कह दिया, नहीं ये माइनस में है। अब 100 ट्रिक क्या है वो समझो, वो ट्रिक अपन यहां समझते हैं। देखो काम की चीज है, यहां लिखेंगे अपन साइन थीटा, यहां लिखेंगे कोस थीटा, इधर आएगा माइनस का साइन थीटा, यहां आएगा माइनस का कोस थीटा। कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में एंगल 90 है, यहां पे 90, यहां पे 90, यहां पे 90, सबको दिख रहा है। ट्रिक्स समझो आप लोग। v1 की जो वैल्यू आपके सामने ये है कोस 100 पाई टी प्लस का पाई बाई 3। अब ये क्या है? कोस, मतलब इस ये आपके सामने इसको थीटा बोला गया, ये भी थीटा ही है, मतलब कोस थीटा प्लस पाई बाई 3, मतलब आप देख सकते हो कोस तो यहां है, इस टर्म पे है, लेकिन कोस थीटा तो यहां तक पूरा ये इतना हो गया, लेकिन प्लस में क्या है इसके? पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 180/3, 3 6 18 60 डिग्री, मतलब यो इस कितो आ गए 60 डिग्री आ गए भाई, मतलब यहां है आपका v1 आपका यहां है। अच्छा v2 कहां है? तो v2 आपको पता है क्या है? ये क्या आपके सामने साइन थीटा, किसका? माइनस का, तो इसका मतलब आपका जो v2 है वो इस लाइन पर है, v1 आपका इस लाइन पर है। अगर ये 60 है तो बेटा ये कितना बच गया? ये 30 डिग्री बच गया। 30 का मतलब हो गया पाई बाई 6, 6 18, तो आंसर आपका पाई बाई 6 आएगा। या तो ये वाला है या ये वाला। अब दोनों में कौन सा होगा? बड़ी काम की बात है, इंटरेस्टिंग चीज तो ये सीखने के लिए आपको बोला कण एक का वेग,
का जो कलांतर है वो कर्ण 2 के सापेक्ष, मतलब ओ तो थारो कोण है 2 है, ओ आपको 1 है, तो एक क्या है पीछे है, किससे, V2 से, मतलब V1 क्या है पीछे है, किससे, V2 से। पीछे का मतलब क्या हो गया आपका माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें पहले वाला। अब आगे पीछे क्यों है भाई, आगे पीछे यही हुआ है, ये यहां से पार्टिकल चला था, एक पार्टिकल यहां चला था, एक पार्टिकल मान लो यहां से चला था, एक यहां से चला था, सपोज करो ऐसे चक्कर लगाएंगे ये ऐसे सम करने के लिए, तो ये मेन पोजीशन है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल यहां से चला तो ये क्या है, इस ये वाला जो है ना वो इससे आगे है, और ये वाला जो इससे क्या है पीछे है, तो ये आगे पीछे कहानी है, तो ये आगे है ये पीछे है। इसका मतलब आप यहां देखोगे इसको और इसको अगर मैं देखता हूं तो ये वाला क्या है इससे पीछे, क्योंकि ये पीछे तो है, तो ये पीछे है इस वाले से, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ये बड़े ही काम का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैंने पहले बताया भी था। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फटाफट देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, दिख रहा है क्या भैया, जूम ही को नहीं हो क्यों हो गया, हाँ जूम हो गया इस बार, खिसक जा ये खिसक गया, टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो भाई स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम ऊर्जा से मुक्त कराने के लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा है वो आपकी क्या होगी। तो फटाफट आप क्वेश्चन को देखो, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई फटाफट इसको क्या दे रखा है, फोन ही खा लिया रखी, लगता भी नहीं यहां पर कॉल। देखो फोन वाला परेशान करके करूं। तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम जो अवस्था उससे इलेक्ट्रॉन को अगर मुक्त कराने के लिए हमें आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, तो आप समझ सकते हो ये आपका यहां पर है n, ये आपका यहां पर क्या दे रखा है भाई n बराबर 1, ये आपकी क्या है निम्नतम अवस्था है। इससे ऊपर वाले की बात करेंगे तो n बराबर 2 आ जाएगा, इससे ऊपर वाले की बात करेंगे तो n बराबर 3 आ जाएगा, इससे ऊपर वाले की बात करेंगे तो n बराबर 4 आ जाएगा, चलता रहेगा। निम्नतम की बात करते हैं तो यहां ऊर्जा होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ऊपर वाली में होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ऊपर वाले में बात करते हैं तो 1.51 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अप्रोक्सीमेट होती है, इससे ऊपर वाले में बात करते हैं तो होता है माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे चलती रहेगी, ये ऐसे चलता रहेगा। तो फर्स्ट वाली से हमें क्या करना, निम्नतम अवस्था से उसको मुक्त करवाना है, तो कितनी ऊर्जा दी जाए उसको ऊर्जा दी जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो आपके पास में आंसर कौन सा आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन जो श्रेणी वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, फटाफट देखो भाई। आपके पास में एक तो होता है लाइमन श्रेणी होती है, एक आपकी कौन सी बामर श्रेणी होती है, एक आपकी पार्सन श्रेणी होती है, ठीक है ना। चलते नहीं इस प्रकार से, जैसे आपकी कौन सी है, एक तो आपकी लाइमन है, लाइमन श्रेणी, आपकी बामर श्रेणी, आपकी पार्सन श्रेणी, और उसके बाद में कौन सी आती है, एक ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट श्रेणी होती है, और उसके बाद में एक फूड श्रेणी भी होती है। तो लाइमन जो श्रेणी है वो पाई जाती है पराबैंगनी में। किसमें पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में, यह पाई जाती है पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर जो पाई जाती है वो पाई जाती है दृश्य जो क्षेत्र उसमें पाई जाती है, और ये तीन जो बच गई ये पाई जाती है आपकी किसमें, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया कुछ नहीं किया है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फूड श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र होता है, ये दृश्य क्षेत्र होता है, नीचे वाले तीन जो होती है वो अवरक्त होती है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो फटाफट।
ज्यादा कौन, 3-4 क्वेश्चन हो रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होती है। आपसे क्या पूछी गई है भाई, यहां अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल है वो चाल पूछी गई है। तो चाल का जो फॉर्मूला वो डायरेक्ट आपको पता है, पी बाई क्या होता है, रो होता है भाई। चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट दे रखा है पी बटा रो आपका होता है। लाप्लास संशोधन जो आपका, ठीक है, न्यूटन ने पहले सूत्र दिया, फिर लाप्लास संशोधन है और ध्वनि वाला चैप्टर है, बड़ा ही काम का चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस पर अच्छे से अध्ययन करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, आर्द्रता का क्या इफेक्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, सब चीजें आपको देखनी, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है, ये वाला आ जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी तरंग जो ऊर्जा संचरित नहीं करती, अप्रगामी, प्रगामी, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे करती है, अनुप्रस्थ ठीक है करती है, प्रगामी करती है, कौन सी नहीं करती, अप्रगामी। कैसे, अप्रगामी तरंग क्या होती है, ऐसे गई, टकराई, वापस आ गई, जितनी एनर्जी लेके गई थी उतनी वापस ली गई। इसका मतलब ये जो आपको तरंग दिख रही है आपकी होती है अप्रगामी तरंग, ये होती है बेटा आपकी अप्रगामी तरंग। ये ध्यान रखना आपको, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, जितनी एनर्जी की तरंग चलती है ना, ऊर्जा लेके चलती है, ठीक है ना, ऊर्जा लेके चलती है, संवेग लेके चलती है, लेकिन जब वो जाके टकरा के दो सिरों के बीच में ऐसे गई, टकराई, वापस आ गई, इसका मतलब ये जो है वो अप्रगामी तरंग है, वो ऊर्जा का संचरण नहीं करती है। प्रगामी तरंग की बात करते हैं तो प्रगामी तरंग इस प्रकार से होती है, ये ऐसे चलती है, तो ये प्रगामी तरंग है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी ऐसी चलती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा अप्रगामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे मैं बताता भी हूं पहले भी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ जाएगा, रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं कि भी एग्जाम दे लो, कैसे भी दे लो, जो क्वेश्चन बोर्ड पर तारा सामने है यो लगभग एग्जाम में आ जाए, मतलब आ जाएगा, पूछा ही है। क्वेश्चन किसका दे रखा है, कार्नोट इंजन, जो कार्नो इंजन है उस पर क्वेश्चन दिया गया भाई। इसकी दक्षता लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। सुनो, इट्टा इक्वल होता है 1 माइनस का T2 अपॉन T1, ये आपके सामने फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1, कार्नो इंजन की दक्षता। अब एक तो आपके पास में होता है आपका कौन स्रोत, एक होता है सिंक, ठीक है ना, ये होता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, ये होता है निम्न टेम्परेचर पे। अब यहां देख सकते निम्न टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस और हाई कितना है 327 डिग्री सेल्सियस। और ध्यान रखना इस फॉर्मूले को जब भी यूज करना हो तो हमेशा डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में मान रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सही नहीं आएगा। तो फटाफट देखो आपके सामने ये जो T1 है और T2 जो है, तो T1 आपका कौन सा है, स्रोत वाला है, कौन सा है आपका स्रोत, सोर्स T1, क्योंकि ये T1 है, ये कौन है T2, ये सिंक है और ये आपका स्रोत है, ठीक है। इन दोनों के बीच में काम करता है आपका इंजन, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, फटाफट T1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें 273 इसमें ऐड कर दो, केल्विन में बदल जाएगा। 327 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगा तो वो तारो बन जाएगा वो 600 केल्विन। और T2 का जो मान आएगा वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर आप ऐड कर दो कितना 273 ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई, 373, इसमें कितना हो जाएगा 373, सॉरी अरे 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा आपका 300। तो T2 का मान 300 है और T1 का मान कितना आपके सामने 600। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रख दो आंसर जैसी, कहां दिक्कत है। 1 माइनस का T2 कितना है 300 बट्टा कितना है 600। अब आप इसको सोल्व करो, 600 माइनस का 300 बट्टा 600, तो 600 माइनस का 300 बट्टा 600, तो ऊपर तो बचेगा कितना 300, नीचे 600, 3 बट्टा 3 दूनी आपका हो गया 6 मतलब 1/2, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो इतना तो काम कर ही लोगा, कर लोगे ना। ये तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, मान लो परसेंटेज में दिया होता तो आपका आंसर आया था 1/2, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका परसेंटेज में बदल जाएगा 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, ये देखो ये दे रखा आपको रुद्धोष्म प्रसार के लिए पिट्टी संबंध जो है वो सही है। पिट्टी संबंध बताना है, किसके लिए बताना है, एडियाबेटिक जो आपका एक्सपेंशन है उसके लिए किसमें ग्राफ बताना है, पिट्टी में बताना आपको, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, फटाफट देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। मैं लिखता हूं रुद्धोष्म प्रसार के लिए
पीवी गामा, पीवी की पावर गामा इक्वल होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो डायरेक्ट अगर ये संबंध दिया होता, अगर पी व वी में पूछता, ये पूछा पिट्टी में, अगर पी व वी में पूछता तो आपका आंसर हो जाता है ये वाला। अब अपन जानते हैं पीवी इक्वल कितना होता है? पीवी इक्वल होता है म्यू आर टी या एन आर टी, होता है नहीं होता है? तो यहां से v इक्वल मैं लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन पी। क्यों लिख सकता हूं? कि मुझे इस v को यहां से हटाना है, क्योंकि मुझे लेना है टी में, तो टी में लूंगा तो यहां से मैं लिख सकता हूं v इक्वल टी अपॉन पी, क्योंकि एन आर कॉन्स्टेंट है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टी अपॉन पी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? टी अपॉन पी लिख सकते हैं v इक्वल, तो ये हो जाएगा p इंटू में टी अपॉन पी की पावर गामा, इसकी भी गामा और इसकी भी गामा, क्योंकि यहां गामा इसकी पावर किसकी? v की जगह रखेंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं p, तो ऐसा कैसा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर माइनस गामा, t की पावर गामा। अब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं p की पावर है, ये माइनस में इसकी पावर कितनी? 1 है, तो 1 माइनस का गामा t की पावर गामा, ये आपका आ जाएगा इक्वल है कांस्टेंट है। तो p की पावर है 1 माइनस गामा टी की पावर गामा, मतलब 4 वाला आपका क्या आ जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा डी वाला। ऐसे आप इनमें रिलेशन देख सकते हो, बड़े ही काम के हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई जी जल्दी तो नहीं रही, 1 घंटा लगा हुआ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको? दे रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, किस पर आधारित है? तो मैं आपको बताता हूं किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम की पालना करता है, द्वितीय जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है। याद रखना डायरेक्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम किसकी करता है? आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है, द्वितीय करता है ऊर्जा संरक्षण की। तो सिद्ध और टिक सही लगे मान लो बी आओगे भाई, ठीक है ना। प्रथम नियम पहले, द्वितीय बाद में, तो ये ऊर्जा आवेश संरक्षण ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से, 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर, बस 5-7 मिनट में फ्री कर दूंगा, ठीक है। ये दे रखा है 1 वोल्ट सेल से शून्य विक्षेप 55 सेंटीमीटर पर आता है और इसके साथ 10 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर 50 सेंटीमीटर पर आता है। तो आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो होता है R इक्वल L1 माइनस का L2 बट्टा L2 इंटू में आता है आपका R। ये होता है आंतरिक प्रतिरोध का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ये। अब समझो यहां एक बैटरी लगाई गई है, इसको ऐसे लाया गया, इसको जोड़ा गया, पहले इसको नहीं लगाना, इसको हटा दो पहले वाले में, इसको हटाओगे तो यहां से ये जो भी वोल्टेज यहां है कितना है? 1 वोल्टेज है, यहां किलोमीटर लगा हुआ है, इसको टच कराएंगे कहीं ना कहीं, टच कराएंगे तो पहले जो आपको L1 जो मिलेगी वो मिलेगी 55, मतलब L1 की जो वैल्यू आपको मिलेगी इस प्रकार से 55 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है? फिर इसको इस बार आप ऐड करना है, इसको ऐड करोगे तो ये आपका एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है ये ऐड हो चुका है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 ओम दे रखी है, ठीक है, दे रखी इतनी 10 ओम। तब आपको जो L2 जो मिलेगी वो मिलेगी 50 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 10, वो आपको यहां दे रखा है, ये रख दो आंसर। जो करना क्या कुछ नहीं है, R इक्वल 55 माइनस का 50 बट्टा 50 इंटू में 10, ऊपर 5 बट्टा 50 इंटू 10, बिंदु बिंदु 5 5 1 ओम, कौन सा जाएगा? 1 ओम। देखिए रहा सी वाला, ये रहा आपका सी वाला, देख सकते हो आप। इसको आगे बढ़ता हूं मैं, ये देखो ये रहा आपका आंसर, ये रहा एक, ये रहा आपका आंसर 1 ओम आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? किरचॉफ के नियम को काम में लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो अज्ञात प्रतिरोध R होगा। भाई किरचॉफ के नियम को फॉलो करना है तो कैसे करते हैं सुनो फटाफट। A F E D C B, ठीक है, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं भाई, ये देखो यहां आपको एक चीज बोली गई है, वो क्या है? वो है कि जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तब आपको R का मान बताना है, इसका मान बताना, मतलब इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना, किधर से भी जा रहा होगा उसको मानना है 0, इस बीच वाले में करंट नहीं जा रहा। अब एक काम करते हैं, किरचॉफ का जो नियम है वो क्या होता है? मतलब वोल्टेज को जोड़ते चलो, ऐड करते जाओ, बराबर 0 कर दो वोल्टेज को। अब एक वोल्टेज तो आपको दिख रही है, देखो ये रही वोल्टेज, ये है या नहीं है? एक ये प्रतिरोध है, तो V बराबर अपन लिख सकते हैं I इंटू R, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं I इंटू R।
ये भी तो वोल्टेज, ये तो यहाँ का वोल्टेज कितना है I इंटू आर। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, दिख रहा है ना आपको I, इसका मतलब यहाँ का कितना जाएगा I इंटू 1। तो वोल्टेज को ऐड करते चलो और लास्ट में सोल्व कर लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए से चल रहे हैं। अब करंट जाता है हाई से लो, मतलब ये प्लस का सी रहा है तो ये माइनस का, करंट हाई से लो जाता है तो ये माइनस का है। तो यहां इसके अकॉर्डिंग मुझे लेना पड़ेगा माइनस का साइन, माइनस का 1 इंटू में आई आ जाएगा। आगे चलेंगे, यहां चले, करंट ऐसे जा रहा है तो यहां भी कितना आ जाएगा, माइनस का आई इंटू 1 आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर आएंगे जी, इधर चलेंगे, इस प्रकार से ऐसे घूमते घूमते अपन वापस यहीं आ जाएंगे। तो इसमें आर काउंट हो जाएगा, इधर चलेंगे चलेंगे फिर इधर चलेंगे। ये क्या है, प्लस और ये है माइनस, क्यों, वो 3 वोल्ट 9 वोल्ट तक करंट है घूमा वो, ठीक है। अब देखो यहां इसको ऐड करेंगे, करंट कितना आ रहा है, माइनस का आई आ रहा है और आर आ रहा है। फिर अपन घूमते घूमते इस पे आएंगे, आ ऐसे रहे हैं, प्लस में घुसे माइनस में निकले तो माइनस का आ जाएगा आपका 3। और फिर आगे बढ़ेंगे, इधर घुसेंगे, ये माइनस का है प्लस का, तो फिर ये 9 वोल्ट किसका आएगा, फिर प्लस का 9 और बराबर हो जाएगा 0। फटाफट सोल्व कर लो भाई, फटाफट सोल्व करेंगे। माइनस का आई, माइनस का आई, माइनस का 2i, माइनस का कितना आ जाएगा आपका 2i आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का आई आर और माइनस का 3 और 9 कितना हो जाएगा भाई आपका, हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों माइनस के हैं तो मैं लिख देता हूं 2i और प्लस का आई आर और बराबर हो गया 6। एक समीकरण तो आपको यो, एक समीकरण बना लो फटाफट, वो बना लेते हैं इस वाले में, इस वाले में बनाते हैं। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ये प्लस का आ गया 9, यहां चलेंगे तो माइनस का आ जाएगा आई, यहां चलेंगे तो माइनस का आ जाएगा आई। फिर इधर आएंगे, इसमें कोई करंट नहीं है इस वाले में, इसको छोड़ दो। फिर इसमें आएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0, तो ये बन जाएगा 9। ये कितना बन जाएगा आपका, 9 में आप निकाल दो इस 6 को तो ये आ गया 3 माइनस का 2i और बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। तो i बराबर आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर करंट। उसको फटाफट यहां रख दो, गलत हो गए, यहां से चले थे 9 वोल्ट माइनस आई, इसको छोड़ दिया, ये हो गया 6 माइनस का, तो आई का मान आ गया 1.5 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है भाई। इसमें रख दो आई का मान फटाफट, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3/2, ठीक है, प्लस का आई का मान है 2/3 इंटू में आ गया आर बराबर है 6। ये 2 से 2 कट गया, इधर आया 3, 3 को उधर भेज दो तो 6 माइनस का 3 करो तो बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा। आर का मान निकालना इक्वल, ये इसके मल्टीप्लाई में 2/3 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3/2। मान ला कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं होगी है, ये हो गया 1.5 है तो 4.5, तो मान ऑप्शन में कोई ना गड़बड़ होगी भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, जल्दीबाजी चक्कर में। सर 5 मिनट हट जाओ यार, अरे ये कितना ही हमें ध्यान ही दिक्कत आ गई, करवा दे से इतना ही, बस पेपर ही है भाई। आपको करना क्या है, आपको इस वाले का लेना एक तो पूरा इस प्रकार से, ठीक है, और एक फिर आप इस छोटे वाले का ले लो या फिर इस छोटे वाले का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वाले का और लेके देख लो एक बार, यहां से चलेंगे ऐसे घूमेंगे, ये माइनस का 3 वोल्ट आ जाएगा, माइनस का 3 ऐसे लेंगे, इसमें कोई ऐसे 3 आएगा, प्लस का 6, मैं यहां चल रहा हूं यहां से, फिर ऐसे लेंगे प्लस का आ जाएगा 6, ये 0, फिर इधर चलेंगे, ये आ जाएगा आपका आई आर, किसका, माइनस का आ जाएगा आई आर इक्वल 0। तो यहां से आपका ये बच गया प्लस का 3, उसको उधर भेज दो तो आई आर का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो आई आर का मान रख दो, फिर एक काम करते हैं, यहां आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो आई का मान कितना हो जाएगा फिर, तो आई का मान तो आ ही गया, आर का तो निकालना है, आई का तो मान आ ही गया, तो यहां से आर इक्वल हो जाएगा 3 और बट्टा आई, और आई का मान हो गया 3/आई का मान आया था आपका कितना आया था 3/2, हाँ 3/2, 2 ऊपर से 3 से 3 2, तो फिर 2 आंसर आ जाएगा इस वाले का। थोड़ा कैलकुलेशन आप आराम से देख लेना, इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस दो इतना ही, ज्यादा बड़ा भी कौन था, छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रम करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बताना है। थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, एल बराबर होता है mvr, तो यहां जो एंगुलर जो मोमेंटम है एल mvr, उसको लिखा जाता है nh/2 पाई,
क्या लिखा जाता है, NH बटा 2 पाई लिखा जाता है। अगर n बराबर अगला 1 की बात कर रहा है, n बराबर 2 की बात कर रहा है, n बराबर 3 की बात कर रहा है, n बराबर 4 की बात कर रहा है, मतलब प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चौथी कक्षा जो है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उसकी अगर बात कर रहा है तो यहां किसकी कर रहा है, यहां कर रहा है तीसरे की। तो इस n की जगह आ जाएगा 3h अपॉन कितना आ जाएगा 2 पाई, 3h अपॉन कितना आ जाएगा आपका 2 पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 3h/2 पाई 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ये दे रखा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है। थोड़ी देर पहले बताया था, आप इसका आंसर बता सकते हो, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, वो छोटो को नहीं हो तो समझो आया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नहीं करते हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हो, क्या होगा इसका आंसर, दो हल्के नाभिक मिलकर, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसके अंदर। एक भारी नाभिक अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ता नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन से टक्कर करता नहीं है। एक भारी नाभिक उसमें न्यूट्रॉन से टक्कर करता नहीं, मतलब 4 आ जाएगा। दो हल्के जो नाभिक हैं वो क्या होते हैं, वो एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले 2 क्वेश्चन बचे ही, हो गया पूरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको, देखो फटाफट क्या दे रखा है, दो आवेश प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक क्यू आवेश रखा गया है। दो आवेश है, एक तो ये है प्लस का और एक ही है प्लस का। इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है, इनके बीच में यहां कोई आवेश रखा है क्यू, इनके बीच की दूरी मान लेता हूं r, तो ये आ जाएगी r/2, ठीक है। ये दो आवेश है प्लस प्लस क्यू, इनके मध्य बिंदु पर क्यू आवेश रख दिया, पूरी दूरी r मान ली, ये कितनी जाएगी फिर r/2 हो जाएगी। क्या बोला गया है, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्यू का मान क्या होगा। तो देखो इक्विलिब्रियम में है या नहीं, पर तो यहां चेक कर लो, करते हैं। देखो ये जो आवेश है, इस पर ये आवेश बल लगाएगा इधर, ये वाला भी इधर ही लगाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में तो नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम में तो फिर क्या करें, इस वाले को किसका माने, माइनस का। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको धकेलेगा, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आएगी और परिमाण भी इक्वल होना चाहिए। जो बल है इधर लगने वाला, इधर लगने वाला इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन अपोजिट है ही, तो फिर इक्विलिब्रियम में हो सकता है, मतलब ठीक है बात। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। ऐसा क्यों होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है प्यार, क्या होता है भाई, प्यार होता है इनमें। नेगेटिव नेगेटिव में भी प्यार ही होता है, मतलब सेम नेचर। और अपोजिट नेचर होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। सॉरी, इनमें प्यार नहीं होता भाई, इनमें होती है दुश्मनी। क्या होती है, सेम नेचर होता है तो इनमें क्या होती है, दुश्मनी। ये दुश्मन होते हैं, इनमें होती है दुश्मनी। दो बॉयफ्रेंड हैं तो वो उनमें प्यार थोड़ी होता है, नहीं होता, ठीक है ना, उनमें दुश्मनी होती है। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनमें होता है प्यार। क्या होता है भाई, इनमें प्यार होता है, ये आकर्षित करते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता है, होता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इससे प्यार करेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये इसको प्यार करेगा। डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो यहां भी पॉसिबल है, मतलब दो जाए ना, अगर इक्वल होने की संभावना 30 हो जाओगे। अब करना क्या है, अब आपको यहां निकालना वो चीज देखो, अब आपको यहां निकालना है इनके बीच का फोर्स। तो आप देख सकते हो ये चार्ज था प्लस का, ये भी प्लस का था, इनकी बीच की दूरी कितनी थी r, और इनके मध्य बिंदु पर यहां रखा था q आवेश। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है F बराबर K Q इंटू Q, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम के अनुसार वो होता है K Q1 Q2 बट्टा होता है R स्क्वायर। अब यहां Q1 का मान इसको मान लो, Q2 इसको मान लो, बीच की दूरी कितनी है इनकी, ये है r/2, तो r/2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। वो बल बराबर होगा किसके, इसके और इसके बीच में लगने वाले के। कितना लगेगा, F बराबर K Q का स्क्वायर बट्टा R का स्क्वायर, क्योंकि ये Q1 ये Q2, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दो, सेम है। अब दो K से K मारा गया, AQ से AQ मारा गया, इधर बच्चा Q, इधर बच्चा R का स्क्वायर बाई 4, और इधर बच्चा कौन, Q अपॉन R का स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर गए,
4 चला गया ऊपर, तो ये हो गया 4Q इक्वल कैपिटल Q। Q का मान निकालना है तो Q अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब Q अपॉन 4 देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है, प्लस का या माइनस का, माइनस का, मैंने कहा था ये माइनस का होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट बच्चा भाई गुरजा तस्लीम यार, लास्ट क्वेश्चन बच्चे है, क्यों गुरजी? अरे पेपर है ये, लेब असिस्टेंट का पेपर लाने वाला थोड़ी पेपर है, अभी जल्दी कराओ थे भी। हाँ हो गया हो गया हो गया। देखो मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु सिरे से एल सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है तो अज्ञात प्रतिरोध का मान हो तो सीधो फॉर्मूला पर है, मतलब आंसर जो था दिखने लग रही है वो सीधो सीधो कौन सा भाई, पहलो आंसर है, अज्ञात की बात कर रहे हो तो पहलो आंसर ही आ जाएगा। तो देख को इस ऑप्शन 2 क्यों हुई ही गई, ये 3 पत्तियां होती है इस प्रकार से, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां तक लगा हुआ है, इनके बीच में आपका आर भी होता है, मतलब कोई ना कोई प्रतिरोध होता है जिससे अपन लेते हैं आर, और ये है आपका वो कौन सा, अज्ञात प्रतिरोध एस। और यहां आपको संतुलन की लंबाई मिली मान लो एल, तो इसको बोलते हैं पी, और ये इधर हो जाएगा आपका 100 माइनस का एल, इसको बोलते हैं क्यू। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, मीटर सेतु बेस्ड होता है वेटिन सेतु पे, मतलब पी बट्टा क्यू बराबर होता है आर बट्टा एस। तो P का मान L है और Q का मान 100 माइनस L है, तो P का मान तो हो गया L और Q का मान हो गया 100 माइनस का L बराबर R बट्टा S, R ने R मान लो बट्टा S, S अज्ञात प्रतिरोध, S निकाल लो, अठीन लिया हो तो S बराबर क्या लिख जाओगे, ये आपका इधर R बचा, इनटू में ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 माइनस का L अपॉन L। देखो ओ आंसर के पल्लो ही है। तो देखो मैं पेपर लेके आया था, ये पेपर देख सकते हो आप, ये पेपर लेके आया था और आज हमने इस पेपर को पूरा सोल्व किया है। ये लेब स्टूडेंट का पेपर है भाई, आप देख सकते हो पूरा पूरा पेपर मेरे पास में है और पूरे को हमने कोशिश की है। अब सर की क्लास थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, उस चक्कर में थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ाई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे तब बड़े ही प्यार से और आराम से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हो और मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।